हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। नाउ हम पढ़ेंगे पैट्रियार्ची। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दे चुके हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का लॉन्ग क्वेश्चन था, उससे बाद की कॉन्सेप्ट दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम पढ़ेंगे पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्ची। सामाजिक संरचना और गतिविधियों की एक प्रणाली जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व है। एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, पुरुषों को, मेल्स को हाई माना जाता है, ग्रेट माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। वहीं पर ही महिलाओं को, फीमेल्स को नीचा माना जाता है, द्वंद्व दर्जे का माना जाता है, वीक माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है। इसके बाद है पितृसत्ता में सभी अधिकार, शक्ति और संपत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित की जाती है। जो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी जितने भी पिता होता है या मेल होता है, उसकी भी जितनी संपत्ति है, उसके अधिकार पावर है, वो उसको पुत्र को मिल जाती है। संपत्ति, प्रॉपर्टी पिता से पुत्र में ही हस्तांतरित हो जाती है। मतलब पिता से लड़के को ही मिलती है, लड़की को नहीं मिलती। लड़के की ओर ही ट्रांसफ़र होती, लड़की को नहीं मिलती। महिला को अधीन और गौण माना जाता है। जो फीमेल्स है उनको सबऑर्डिनेट माना जाता है और एसेसरीज माना जाता है। और पितृसत्ता दुनिया भर में और पूरे समाज में आम है। जो आपका स्ट्रक्चर है ना, वो आपके पूरे वर्ल्ड वाइज में एक आम बन चुका है। इसको नॉर्मली ये माना जाता है कि हाँ, ये रियल से फैक्ट है, यही चीज़ है, जो स्ट्रक्चर है यही एक हकीकत है, ये आम बन चुका है। पितृसत्ता क्या होती है? पुरुषों को का महिलाओं पर वर्चस्व पितृसत्तात्मकता या पैट्रियार्ची कहते हैं। आपको एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। पितृसत्तात्मकता प्रणाली संबंधित उदाहरण। एक बच्चे को दिया जाने वाला अंतिम नाम पितृसत्ता का उदाहरण है। जो जब कोई भी संतान होती है तो उसके संतान का जो अंतिम नाम होता है वो पिता के नाम से, माता के नाम से कभी भी नहीं दिया जाता। पिता के नाम से ही, पिता का जो पारिवारिक नाम होता है, जो फैमिली नेम ऑफ फादर होता है, वही दिया जाता है बच्चे को, वही बच्चे के नाम के आगे लगता है। मदर्स नेम कभी भी नहीं लगता। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरिट्स है पैट्रियार्ची की। परिवार का नेता जो पहले से ही तय होता है, इसलिए कोई विवाद पहले से ही तय होता है। ये हेड ऑफ द फैमिली है, इन्हीं की बात मानिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो पूरा सिस्टम फैमिली का वो चलता है। तो इसमें कोई भी किसी तरीके का वाद या विवाद, कोई डिस्प्यूट या सवाल नहीं होता कि यही क्यों हम पर राज करेगा, हम राज करेंगे या वो राज करेगा। इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता कि शुरू से ही प्रणाली, सिस्टम ऐसे चला हुआ है पैट्रियार्ची का कि पहले से ही हेड ऑफ फैमिली डिसाइड होता है। तो इस प्रणाली में महिलाओं का नेतृत्व या जिम्मेदारी का कोई बोझ नहीं दिया था। जो पैट्रियार्ची का जो सिस्टम होता है, इसमें महिलाओं को कोई भी इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं मिलता है। जो जिम्मेदारी होती है, जो पावर्स मिलती है, वो सारी की सारी पुरुषों को मिलती हैं। और कहा यह जाता है, रीजन ये जाता है कि इसलिए नहीं मिलती है ताकि वे प्राथमिक जिम्मेदारी है बच्चों का पोषण करना, पालन पोषण करना, और जो गृह कार्य की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरीके से कर सके। तो कुल मिलाकर गृह कार्यों को महिलाओं को ही सब कुछ माना जाता है। कई महिलाएं पितृसत्तात्मक प्रणाली में अपनी इकाई योगदान के लिए महत्वपूर्ण महसूस करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस छोटे से रोल को इम्पोर्टेंट मान लेती हैं। एक पुरुष एकमात्र मुखिया होता है जो परिवार के सदस्यों को दिशा देता है और उनके दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इनमें के कैरेक्टरिस्टिक्स जो खासियत भी बोल सकते हैं, कुल मिलाकर ये गुण नहीं कह सकते। तो ये कुछ मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स और गुण थे। इनमें कुछ कमियां भी तो हैं, जैसे कि नकारात्मक महिलाएं, पितृसत्ता के दोष के नेगेटिव फीमेल पोर्ट्रेट। महिलाओं को नेगेटिव रोल्स भी दिए गए, या हम कहें कि गलत स्थान दिया गया है, उनको प्रॉपर जो प्लेस है, रेस्पेक्ट है, वो नहीं दी गई है। शर्मनाक लैंग्वेज, महिलाओं के लिए शेमलेस लैंग्वेज भाषा का उपयोग किया जाता है। जेंडर फ्लूइड, बलात्कार की संस्कृति, असमान वेतन, दुर्व्यवहार, लिंग भूमिका, सौंदर्य के अवास्तविक मानक, ये कुछ डिमेरिट्स हैं जो आपकी पैट्रियार्ची की वजह से ही होती है। तो इन सभी का रीजन क्या है? पैट्रियार्ची। क्योंकि पुरुषों को महान माना जाता है, पुरुषों को ही अव्वल माना जाता है, तो उसी के सिस्टम से ये सभी के सभी दोष निकल कर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिस्ट। पहले हम मैस्कुलिनिटी पढ़ेंगे, फिर फेमिनिस्ट पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है।
एक पुरुषत्व जिसे मर्दानगी कहा जाता है, लड़कों और पुरुषों से जुड़ी विशेषता, व्यवहार और भूमिका एक समूह है। जो मेल होते फीमेल मेल होते पुरुष होते हैं, उनसे जुड़े हुए जितनी भी कैरेक्टर्स होती है, उनका जो व्यवहार होता है, जो रोल्स होते हैं, उनका एक ग्रुप है जिससे पुरुषत्व या मर्दानगी कहा जाता है। यद्यपि मर्दानगी समाजी रूप से निर्मित है, अनुसंधान इंगित करता है कि मर्दाना माना जाने वाला कुछ व्यवहार जैविक रूप से प्रभावित है। जो मैस्कुलिनिटी होती है, इसमें कुछ बिहेवियर तो आपका जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से होता है, बाकी का सारा बिहेवियर होता है, रोल्स होता है, वो समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा होती है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, या फिर इसकी वजह से कई नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, जल्द शादी करा दी जाती है तो लड़कियों को समझ नहीं होती, उसी के टाइम उनकी शादी करा दी जाती है और उनमें अंतर होता है। अक्सर आपने देखा होगा, जो मेल्स होते हैं तो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो उनका प्रभुत्व ही ज़्यादा बन जाता है। पुरुष प्रभुत्व होता है। दहेज की जो प्रथा होती है, वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देती है। आक्रामक प्रकृति, एग्रेसिव नेचर, जो मेल होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एग्रेसिव होता है, और वो समाज के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। इसके कुछ लक्षण है, कैरेक्टर्स ऑफ मैस्कुलिनिटी के: सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक्सपेक्टेड रोल, सोशल कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन नॉर्म। अगर मेल्स है तो उनके ये रोल्स होंगे, तो एक्सपेक्टेड रोल होते हैं। मानदंड के आधार पर सामाजिक निर्माण होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, विभिन्न संस्थाओं से प्रभावित व्यवहार पैमाने होते हैं। नेक्स्ट हम नारीवाद की बात करते हैं, फेमिनिस्ट की बात करते हैं। तो नारीवाद एक महिला के रूप में पहचान की जागरूकता। नारीवाद क्या है? एक जागरूकता है, एक आंदोलन है, जिसमें क्या की बात होती है कि महिलाओं के रूप में पहचान होती है, कि महिलाओं को इक्वल राइट्स का, इक्वली अपॉर्चुनिटी या जो राइट्स है, महिलाओं को भी अपना एक स्थान है, इम्पोर्टेंट्स है। महिलाओं का भी एक अपना स्थान है, एक इम्पोर्टेंट्स है। नारीवाद महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ। नारीवाद दो मान्यताओं पर आधारित है, कि महिलाओं को अपने लिंग पर अधिकार में नुकसान की स्थिति में है। तो ये कह सकते हैं, जो संतान होते महिलाओं की, उनका जो नाम है वो पिता के नाम के आधार पर ही होता है। इस स्थिति को हल करने के लिए नारीवाद चलाया गया था। नारीवाद की अगर हम भूमिका की बात करते हैं, रोल ऑफ फेमिनिस्ट, तो नारीवाद अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांतों पर और दृष्टिकोण से संबंधित, जैसी जैसी स्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग नारीवाद जो कैरेक्टरिस्टिक खासियत होती है। ये सुधारवादी रुख और क्रांतिकारी स्थिति लेते हैं। कहीं कहीं ये सुधारवादी रूप लेते हैं और कहीं कहीं ये क्रांतिकारी रूप भी ले लेते हैं। ये जो नारीवाद आंदोलन है, नारीवाद विचार की प्रणाली और कार्रवाई नारीवादी है, और जो उस कार्रवाई को करने वाली महिला है। जो नारीवाद है वह एक विचारों की प्रणाली है, तो फीमेल्स को भी इक्वली राइट्स होता है हर एक चीज़ का। अब हम बात करते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम बात करते हैं नारीवाद की लहरों की। नारीवाद की पहली लहर जो उठी, ये लहर मूल रूप से पुरुषों के रूप में महिलाओं के समान मतदान अधिकारों के बारे में महिलाओं के समर्थन के लिए थे। इसमें बड़े नारीवादी एक साथ काम करते, जैसे 19वीं सदी के मध्य में मताधिकार आंदोलन। इसमें यह था कि पुरुषों को ही मत देने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को भी मत देने का समान अधिकार है। तो ये जो लहर थी मताधिकार आंदोलन के लिए उठी थी। अब हम बात करते हैं दूसरी लहर की। जो नारीवाद की दूसरी लहर उठी थी 1963 में, नारीवाद की दूसरी लहर बेटर ड्रेस द्वारा शुरू की गई थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने मध्यम वर्ग की महिलाओं को चित्रित किया, जिसमें समृद्ध और खुशहाल जीवन जिया। मतलब जो 1962 में नारीवाद था, दूसरी लहर बेटर ड्रेस द्वारा शुरू गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में महिलाओं को चित्रित किया, जिसमें समृद्ध और खुशहाल जीवन जिया। और 1962 में 1970 की शुरुआत में कट्टरपंथी नारीवाद का उदय हुआ। मतलब पूरी तरीके से हमें फेमिनिस्ट आप कहते हैं, जो सुनते होंगे डेली न्यूज़पेपर में कि इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आती रहती है फेमिनिस्ट से रिलेटेड, कि इसमें क्या कहा गया कि समान वेतन अधिनियम, कि जो महिलाएं हैं उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए। कई जगह ऐसा होता था कि एक ऑफिस में इक्वल पोस्ट पे दो व्यक्ति काम कर रहे, एक मेल है फीमेल है, तो मेल को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, फीमेल्स को कम सैलरी दी जाती थी। तो इसके ऊपर भी अधिनियम आया कि समान वेतन अधिनियम मिलना चाहिए, कि अगर सेम पोस्ट है तो इक्वली सेम सैलरी मिलनी चाहिए। इसके बाद नागरिक
अधिकार अधिनियम में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन का गठन हुआ। 1974 में समान क्रेडिट अवसर अधिनियम आया। इसके बाद नारीवाद की तीसरी लहर आई। इस तरह महिला मुद्दों पर शोषण की तरह अलग अलग मुद्दे लिए इस लहर में भारतीय समाज को प्रभावित किया और भारतीय समाज में परिवर्तन का उदाहरण शुरू हुआ दलित महिलाएं, जिसका उदाहरण है दलित महिला। शुरू में दलित महिलाओं का जो शोषण था उसको धीरे धीरे ख़त्म किया गया था। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए।